है फैक्टर्स affecting the resistance of a wire। ठीक है, ये अफेक्टिंग भी लिख सकते हैं या फैक्टर ऑन विच ऐसे भी कर सकता है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स। ठीक है, ये एक ही टॉपिक है, यानी कौन कौन से पैरामीटर पे एक वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये वायर है हमारा, ठीक है, इसमें हम लोगों ने बताए थे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, रैंडम मोशन में होता है। जब हम लोग बैटरी लगाते हैं तो चार्ज डायरेक्शनल हो जाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चलने लगता है, उसी को हम लोग करंट कहते हैं। लेकिन बीच में जो चार्ज चल रहे होते हैं आपस में टकराते रहते हैं और उसी टकराव को हिंड्रेंस बोलते हैं, उसी हिंड्रेंस को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और हर वायर में रेजिस्टेंस होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है वो बैड कंडक्टर होता है, जिसमें कम रेजिस्टेंस होता है वो गुड कंडक्टर होता है। कंडक्टर मेटल सभी कंडक्टर होते हैं, मगर उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड्स करता है उसके रेजिस्टेंस पे। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम कंडक्टिविटी होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है इसका मतलब उसका रेजिस्टिविटी कम है। इतनी बात सुन में। अब ये जो वायर है, मोटा वायर भी हो सकता है, पतला वायर भी हो सकता है, ऐसे पतला वायर भी हो सकता है इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो लेंथ ऑफ द वायर है, कितना लेंथ ले रहा है वायर का, और एक ये वाला है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया, ये वाला एरिया। कितनी बात सुन में। तो क्या देखा गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। वायर अगर छोटा होगा कम रेजिस्टेंस, बड़ा होगा उससे ज़्यादा, और बड़ा वायर होगा उससे ज़्यादा। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, बार बार टकराते रहना है। तो अभी टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, टकराते 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 जाना है, उतना लंबे दूर तक जाना है। तो जितना लंबा वायर होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस एंड लेंथ ऑफ द वायर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दूसरा दे रखा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना है उसके इनवर्स रिलेट करता है रेजिस्टेंस। वायर मोटा होगा, मोटा वायर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। पतला वायर होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा पतले वायर मोटे वायर के हिसाब से। कितनी बात समझ में आई। ये दो पैरामीटर पे रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड करता है। जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A के बराबर हो जाता है। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं और वो जो है रो LA हो जाता है। रो को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बोलते हैं रो को। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर रो को बोलते हैं। आगे चले हम लोग, क्या बताया, मान लो एक वायर है जिसका लेंथ 1 यूनिट है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट स्क्वायर है, 1 यूनिट स्क्वायर है। तो लेंथ अगर 1 होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 होगा, 1 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ L इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1, देन R इज इक्वल टू रो। R जो है ना रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के बराबर होगा कब, जब वायर का लेंथ 1 यूनिट होगा और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट स्क्वायर होगा। तो उस वक्त जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी कहलाता है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर इक्वल सेम व्हेन द रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द वायर इज 1 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 यूनिट स्क्वायर। कितनी बात समझ में आई। आगे चले, रेजिस्टेंस का यूनिट होता ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता ओम और रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा
ओम मीटर। कैसे निकालेंगे हम, जरा सा इधर ये हेडिंग को मिटा दे, हेडिंग का काम खत्म हो गया। इस रजिस्टिविटी का रिलेशन निकालते तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो जाएगा। ये रो को रोकेंगे, ए यहाँ जाएगा, एल इसके नीचे जाएगा। और ये जो है ना ओम होता है रेजिस्टेंस का, ये मीटर स्क्वायर लेंगे, एरिया का, लेंथ का मीटर लेंगे, मीटर से मीटर कैसे, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। यूनिट भी याद रख लेना, ठीक है, सब पूछते रहता है। रेजिस्टिविटी दे रखा है कंडक्टर का, रेजिस्टिविटी ऑफ ए, कंडक्टर का दे रखा, कंडक्टर का, या फिर LOI का, इसका रेंज दे रखा है 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻4 ओम मीटर तक आता है। जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी का जो वैल्यूज होते हैं इस रेंज से इस रेंज तक है, -10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻4 ओम मीटर तक होता है। इंसुलेटर का होता है, इंसुलेटर जैसे रबर होता है, ग्लास होता है, उसका 10⁻12 ओम मीटर से लेकर 10⁻17 ओम मीटर तक आता है। ये रेंज भी याद कर लेना, एक टेबल दे रखा है उसका NCERT के बुक में, उसी से मैं टेबल से बता रहा हूँ, मगर ये दो याद कर लीजिएगा, कंडक्टर का, इंसुलेटर का, रेजिस्टिविटी का रेंज कितना है, ये एक बार आ चुका है। ठीक है, आगे चले हम लोग। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, ठीक है। रेजिस्टिविटी, जैसे रेजिस्टेंस जो था, रेजिस्टेंस जो था लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी किसी पे डिपेंड नहीं करता है। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम लोग किसी दुकान पे जाते हैं, इसका देखो ये रेट होता है और ये कॉस्ट होता है। जानते हैं इन दोनों में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, जैसे रेट एंड कॉस्ट में डिफरेंस है। जानते हैं रेट में और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या समझ में आया? रेट जैसे ये एक पेन है, दिख रहा भैया ऑनलाइन वाले, ठीक है, ये पेन है, ये 20 रुपये का है, इसका रेट हो गया 20 रुपया। एक पेन लोगे 20 रुपया देने पड़ेंगे, ठीक है। मैं 2 लूँगा तो कितने दूंगा, 40 रुपये है, ये कॉस्ट हो गया, 2 का टोटल कॉस्ट हो गया। 3 लूँगा तो 60 रुपया दूंगा, मगर रेट कितना है, 20 रुपया ही है। इसको भी 20 रुपया लग रहा है, इसका भी 20 रुपया लग रहा है, इसका ये अब 60 नहीं रहा, ये टोटल जो होता है वो कॉस्ट हो जाता है। तो रेट जो होता है एक फिक्स होता है, और कॉस्ट जो है ना जितना हम लोग लेते हैं उसको टोटल करने के बाद कितना होता है। तो रेजिस्टिविटी जो है ना रेट के जगह पे है, यानी किसी भी वायर की रेजिस्टिविटी फिक्स रहता है एक पर्टिकुलर गिवन कंडीशन में, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रेजिस्टिविटी फिक्स होता। लेकिन अगर वायर का लेंथ बढ़ाए, घटाए, पतला करे, मोटा करे, रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी उसका वही रहेगा। सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होगा वायर को मोटा पतला करते रहने से, छोटा कर देंगे, बड़ा कर देंगे, काट के छोटे छोटे पीस कर देंगे, तो उसमें रेजिस्टेंस डिफरेंस आएगा, रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी पैरामीटर एट गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन का मतलब जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, क्योंकि टेम्परेचर से तो बहुत लोगों के बहुत कुछ बदल जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ता है, पसीने निकल रहा है, तो सोचने का संतुलन बिगड़ने लगता है। तो आदमी के साथ ऐसा होता है, मेटलों के साथ भी ऐसे ही होता है, क्या, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस जितना होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है, पता है कि नहीं। ओम्स लॉ फॉलो करना बंद कर देता हायर टेम्परेचर पे। ओम्स लॉ छोटे टेम्परेचर पे वैलिड है कंडक्टर में, जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने लगेगा 100, 200, 300, वो ओम्स लॉ वैलिड नहीं करता, रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। वो लाइन जो ना स्ट्रेट लाइन जो बनाया था ग्राफ ओम्स लॉ का, वो स्ट्रेट नहीं जाता, कर्व होने लगता है। कितनी बात समझ में आई? तो रूम टेम्परेचर या गिवन कंडीशन में रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस जरूर चेंज हो जाएगा अगर आप उसका पैरामीटर चेंज करते हैं। तो पैरामीटर का मतलब लेंथ को कम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं,
और कुछ कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं करते हैं। हमारी आदत ऐसी है हम लोग की, ठीक है ना, बस मौका मिलने की बात है, जो चाहे वो कर लेते हैं। मिटा दे इसे, इतना समझ में आ गया। अगला एक सवाल दे रखा है इसी जगह, वो सवाल मैं करा देता हूँ। एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। मिटा, क्या दे रखा है, एक सवाल दे रखा, क्वेश्चन दे रखा है। एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, ठीक है, 4 ओम दे रखा रेजिस्टेंस। इस वायर का लेंथ जो था एल था, इस लेंथ को हाफ कर देते हैं, इसका लेंथ हाफ कर देते हैं, यानी इतना लेंथ कर देते हैं, ठीक है। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर देते हैं, यानी अब जो लेंथ है पहले वाले लेंथ का तो आधा हो गया, और अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ट्वाइस है, 2a है। तो अब इस वाले वायर का कितना रेजिस्टेंस होगा? क्वेश्चन समझ में आया? A wire having resistance of 4 ohm, length L and area of cross section A. If length becomes half and the area of cross section becomes twice, what will be the new resistance? न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब नया रेजिस्टेंस बताना है, R डैश कितना हो जाएगा? कितनी बात सुन में आई? आगे चले पीछे चले, तो पहले जो रेजिस्टेंस था वो था रो एल ए था, मैं करके दिखा रहा हूँ। कितनी बात सुन में आई? रेजिस्टेंस रो एल अपॉन ए, ये तो पहले तो था, और आगे क्या बताया कि जो नया रेजिस्टेंस होगा रो एल डैश ए डैश, जो एम एल में चेंज हो रहा है, ए में चेंज हो लिख देते हैं, ये रो तो इतना ही रहता, रो चेंज नहीं होता। अब क्या होगा, रो लेंथ क्या होगा, एल बाई 2 हो गया है, और ए क्या हो गया, 2a के बराबर हो गया। ये इसका नीचे वाला 2 इसके और नीचे चला जाएगा, रो एल ए, और ये 1/4 यहाँ पे ले लिया, ये 2 नीचे आएगा, 2a 4 आ जाएगा, तो 1/4 रो एल बाई ए, ये आ जाएगा 1/4, ये आर के बराबर होगा, रो एल बाई ए आर के बराबर होगा। तो ये पहला वाला रेजिस्टेंस हो गया, और ये 1/4 था, पहला रेजिस्टेंस 4 ओम था, इसे डाल के क्या, तो अब जो रेजिस्टेंस होगा 1 ओम हो जाएगा। कितनी बात समझ में? आगे चले पीछे चले, ऐसे ही और भी बहुत सारे सवाल है, रेजिस्टेंस को यानी कि वायर को छोटा करे, बड़ा करे, और मोटा करे, पतला करे, उसका क्या इफेक्ट होगा, तो उसका इसी तरह से सवाल बनते चलते रहते हैं। आगे चले हम लोग, एक वायर को जितना इसका लेंथ है और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको खींच कर डबल कर दिया। अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा, बढ़ेगा या घटेगा, पहले इतना ही बताना है। एक वायर था, उसका जितना लेंथ था उसके लेंथ को हमने खींच के डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया। अब उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, उतना ही रहेगा। मिटा दे, हाँ जी बोलो, क्या होगा इसका? रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा? पहले इसका लेंथ इतना था, तो इसका जो रेजिस्टेंस था रो एल बाई ए था इसका, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था। अब इसको खींच के डबल कर दिया लेंथ, तो अब जो नया लेंथ है 2l के बराबर है, मगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ये इसका जितना एरिया था ये वाला इतना एरिया था मान लो, अब खींच के डबल करेंगे तो ये बहुत पतला सा हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा, इसका एरिया और कम हो जाएगा इससे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा इसका। कितनी बात में? तो क्या दे रखा है, जो नया रेजिस्टेंस होगा वो अपॉन पुराना रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर है। ये मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिखता हूँ, आपके कोर्स में नहीं है, मैं लिख के दिखा रहा हूँ। एन स्क्वायर है, क्या मतलब हुआ, जितना टाइम्स लेंथ को चेंज करेंगे उतना ही टाइम्स को स्क्वायर कर दिए, उतना रेजिस्टेंस हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या किया है, लेंथ को डबल कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 डालेंगे, 2 एन का वैल्यू 2 लेंगे, डबल किया ना, 2 का स्क्वायर कर देंगे इसका, ये आ जाएगा 4, और नया जो रेजिस्टेंस होगा 4 इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। कितनी बात समझ में? आगे चले पीछे चले, ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद कर लो, कोई ज़रूर नहीं आएगा, ये आपके कोर्स में नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ, यहीं पे ये क्वेश्चन है। आगे चले, एक वायर था जितना लेंथ का था, उसको हम लोगों ने पिघला के उसको आधा कर दिया, जितना पहले उसका लेंथ था पिघला कर फिर उसका आधे लेंथ का बराबर बना दिया। तो अब नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो पहले जितना था
वो तो एल था, अब हमने बना के L/2 कर दिया, एल डैश जो है L/2 कर दिया। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस अपॉन पुराना रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एन स्क्वायर, क्योंकि लेंथ में चेंज कर रहे हैं हम लोग। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि लेंथ जो है ना आधा कर दिया है, लेंथ को आधा कर दिया तो आधे का स्क्वायर कर देंगे। और ये आर जो था ये यहाँ चला जाएगा 1/4 इंटू आर आ जाएगा। ठीक है, ये जो था आर यहाँ गया तो 1/4 हो गया, आर यहाँ चला गया। यही क्वेश्चन था जो अभी हम लोगों ने किया था, वो जो पहले वायर था जितना लेंथ था उसका लेंथ का आधा किया था हम लोगों ने, जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था शुरू, तो वो 1/4 हो गया था वो। किसमें? हाँ, इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इसी तरह से फिर आता है। ठीक है, कितनी बात सुनते, यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्मूला है, जितना टाइम्स लेंथ को बढ़ा दे घटा दे उतना ही का एन का वैल्यू ले लेंगे, एन का वैल्यू लेकर डाल देंगे। मान लो एक वायर था, उसको हम लोगों ने लेंथ खींच के 3 गुना कर दिया, तो एन का वैल्यू कितना 9, 3 एन का वैल्यू 3 लेंगे और 3 का स्क्वायर करके 9 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नया रेजिस्टेंस अपॉन पुराने रेजिस्टेंस इस तरह से है। या यूं कह सकते हैं कि आर डैश यानी न्यू रेजिस्टेंस इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओरिजिनल। ठीक है ना, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, ये एक फॉर्मूला लिख लो। ये आगे चलते हैं, इसके बाद यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक आ रहा है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसे करने जा रहे हैं हम लोग। ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लो, लेंथ चेंज करेंगे तो, बाकी तो वो क्वेश्चन मैंने जो कराया था वो कराया था, मगर वो क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला दे रखा है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, टाइटल दे रखा है, हेडिंग दे रखा है, और वो 2 ग्रुप दिखाते हैं, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज में करते एक और एक पैरेलल में करते हैं। ठीक है, आगे चले हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज देखते हैं। ये देखते हैं रेजिस्टेंस इन क्या दे रखा है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, ये हमारा बैटरी है, ये एक हमारा स्विच है। ठीक है, और ये हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये स्विच को ऑन कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। जैसे ऑन करेंगे करंट इधर से चलने लगेगा आई। ठीक है, ये करंट इधर से जाएगा, यहाँ से भी आई जाएगा, यहाँ से भी आई जाएगा, यहाँ से भी आई जाएगा। सारे रजिस्टर से, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों रजिस्टर से सेम करंट जाएगा। लेकिन जब करंट जा रहा होगा तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो I तो सब में सेम जा रहा होगा, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो R का वैल्यू जो ना अलग अलग आएगा, तो ये वाला वैल्यू अलग आ जाएगा, तो ये V1 आ जाएगा, ये V2 IR2 के बराबर होगा, V3 IR3 के बराबर होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप ये ऐसे आएगा। कितनी बात सुनिए, यानी एक जब करंट जाएगा तो करंट इससे तीनों से सेम जाएगा, लेकिन करंट सेम होगा, रेजिस्टेंस अलग होने की वजह से पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा, पोटेंशियल जो यूज होगा, ये V1 यहाँ पे होगा, V2 यहाँ पे होगा, V3 यहाँ पे होगा। और इन तीनों पोटेंशियल को जब प्लस करेंगे तो ये सोर्स के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, सोर्स के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आएगा, यही बेसिक कंसेप्ट है। अब मैं जो पॉइंट्स है इसके, मैं उस पॉइंट्स को लिख देता हूँ। किन किन बातों का सीरीज में ध्यान रखना है, क्या है, करंट सेम इन ऑल रजिस्टर, दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को, होता है पोटेंशियल इज डिफरेंट and different register
अलग अलग रजिस्टर में अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्रॉप is equal to potential of the source, potential of the source, सोर्स के पोटेंशियल बराबर होगा। ठीक है, यानी कि V1 V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, V जो होता V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। आगे चले, V जो होता ना I करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो I इंटू आर एस, आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3। करंट सब में सेम है, इसीलिए हमने आई सब में आई लिखा है। जो सोर्स का करंट होगा, जो सोर्स का करंट होगा वही करंट सब में होगा। तो देखो यहाँ सोर्स के साथ लिखा है और ये करंट सब में बराबर लिख दिया है। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, क्या दे रखा है ये, आई सब में से कॉमन निकाल लो, आई सब में से कॉमन निकाल लो। तो आई आर एस इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यानी ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, आज एस फॉर सीरीज, सो रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रजिस्टर। जितने भी रजिस्टर कनेक्ट किए गए हैं उन सब के रेजिस्टेंस को सम कर दो तो सीरीज में इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन सीरीज RS is equal to sum of register of each resistance, resistance of each register। ठीक है ना, सभी रजिस्टर का जितने रेजिस्टेंस है सबको प्लस कर दो तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है सीरीज में। कितनी बातें समझ में आई? आगे चले, पीछे चले, ये दे रखा है, ये R1 जो है 5 ओम का दे रखा है, R2 जो है ना 10 ओम का दे रखा है और R3 जो है ना 25 ओम का दे रखा है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने हो जाएंगे? ठीक है, 25 प्लस 10 प्लस 5 40 ओम का हो जाएगा। ओके, आगे चले हम लोग, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। जब कभी रजिस्टर सीरीज में होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं और फिर उसको कैसे निकालते हैं, सबको सम कर देते हैं।